दोस्तों आप सभी को नमस्कार। हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र में हमने अपनी इससे पहले वाली क्लास में सिंधु नदी तंत्र पर चर्चा कर ली थी। आज इस क्लास में हम गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। 7वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड हमारी संकल्प बैच चल रही है, तो जो बच्चे इसमें एनरोल होना चाहते हैं वो यहाँ पर दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। 7वीं बीपीएससी के लिए संकल्प बैच प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड है। फीस इसकी केवल 499 है। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और गंगा नदी तंत्र को पढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बेसिकली हम ऊपर से आई हुई दाएं तरफ की नदियों को देखते हैं और नीचे से हम बाएं तरफ की आई हुई नदियों को पढ़ते हैं। यानी एक मुख्य नदी है और मुख्य नदियों में कई सहायक नदियां हैं और उन नदियों के क्या फीचर्स हैं, जहां से प्रश्न आते हैं उन सभी पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। गंगा नदी स्टार्टिंग से ही गंगा नदी इसका नाम नहीं होता है। गंगा नदी दो मुख्य धाराओं से मिलकर बनती है। एक आप देख रहे हैं यहाँ पर भागीरथी नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इसी के ऊपर आप ये देख रहे हैं शतोपथ हिमनद से निकलती हुई अलकनंदा। अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है? तो शतोपथ हिमनद। इसे याद रखना, प्रश्न यहाँ से आता है। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से। ये दोनों नदियाँ एक मिलन बिंदु पर मिलती हैं कि ये पॉइंट है जिसका नाम है देवप्रयाग, और इसी देवप्रयाग के बाद से इन दोनों नदियों के संगम के बाद ये नदी गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा नदी का बेसिकली जो उद्गम होता है वो देवप्रयाग से होता है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से। ये सभी नदियाँ उत्तराखंड से निकल रही हैं। पंचप्रयाग उत्तराखंड में देखा जाता है। देवप्रयाग हो गया जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। उससे पहले और 4 प्रयाग हैं जहाँ पर इस अलकनंदा नदी से अन्य नदियाँ आकर मिलती हैं। जैसे सबसे पहले धौली गंगा इसमें आकर मिलती है। कहाँ पर? जिस स्थान पर धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है उसका नाम है विष्णु प्रयाग। उसके नीचे आप नंदाकिनी नदी देख रहे हैं। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है उसका नाम है नंद प्रयाग। फिर उसके नीचे आप पिंडार नदी देख रहे हैं। यह पिंडार ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा में कर्ण प्रयाग में मिलती है, तो इस स्थान का नाम हो जाता है कर्ण प्रयाग। और इधर से आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी आ रही है एक, और ये मंदाकिनी नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा फिर इस भागीरथी से मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। तो इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको विष्णु प्रयाग मिलेगा, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये 5 प्रयाग आपको उत्तराखंड में मिलेंगे और इन 5 प्रयागों को हम पंचप्रयाग नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि अलकनंदा नदी के किनारे जो आपका धार्मिक स्थल है बद्रीनाथ स्थित है, वहीं मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ स्थित है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है। तो मंदाकिनी नदी के किनारे आपको केदारनाथ मिलेगा। आप सभी लोग जाते होंगे केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। तो केदारनाथ है मंदाकिनी नदी के किनारे और बद्रीनाथ है आपका अलकनंदा नदी के किनारे। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। पंचप्रयाग हमने देख लिए। देवप्रयाग में जहाँ 2 नदियाँ मिल रही हैं उसमें एक अलकनंदा है, दूसरी है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आगे बढ़ती है, और इसी भागीरथी में एक आप देख रहे हैं टिहरी नामक स्थान पर भिलांगना नदी मिलती है। तो भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलांगना नदी, जो इसके दाईं ओर से आकर मिलती है। कहाँ पर? टिहरी नामक स्थान पर, और इसी भिलांगना नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। ये चीज़ आप याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो आप क्या बताएंगे? भिलांगना रिवर पर। और ये भिलांगना रिवर किसकी सहायक नदी है? तो ये भागीरथी की सहायक नदी है। अब देवप्रयाग में भागीरथी में जब ये अलकनंदा मिल जाती है तो इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। अब ये गंगा नदी आगे एक्सटेंड करती है। उत्तराखंड में जहाँ पर गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है उसका नाम आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा जो है कहाँ पर? मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसको अलग से आप नोट डाउन कर लीजिए। हरिद्वार में गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। फिर उत्तर प्रदेश में आती है गंगा, और उत्तर प्रदेश में जो इसकी मुख्य और सबसे लंबी सहायक नदी आगे मिलती है उसका क्या नाम है? नीचे की तरफ देखेंगे, बाईं तरफ से माफ़ कीजिए, नीचे की तरफ की जो नदियाँ होंगी वो दाईं तरफ की होंगी, क्योंकि इसका मुख कुछ इस तरीके से है पूर्व की तरफ। तो जब पूर्व की तरफ हम मुख करके खड़े होते हैं तो हमारा दायां हिस्सा किधर का होगा? ये नीचे वाला हिस्सा दायां वाला होगा और ऊपर वाला हिस्सा हमारा बायां हिस्सा होगा। तो दाएं तरफ से गंगा की जो मुख्य और सबसे लंबी सहायक नदी है उसमें हम यमुना नदी को देखते हैं, जो बंदर पूंछ चोटी में स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और भी कई नदियां हैं जो दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं, जिसमें टोंस नदी को हम पढ़ते हैं। आगे इसमें सोन नदी मिलती है और एक छोटी अन्य सहायक नदी पुनपुन नदी मिलती है।
तो ये सभी सहायक नदियाँ हैं जो गंगा में दाएं तरफ से आकर मिलती हैं। अभी हम इन सभी नदियों को एक एक करके देखेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि यमुना की कौन सी अन्य सहायक नदियाँ हैं, और भी जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, कॉन्सेप्ट है, वो सभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने देख लिया कि दाएं तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं। अब बाएं तरफ से देख लेते हैं। तो बाएं तरफ से जो सबसे पहली नदी आपको गंगा में मिलेगी उसका नाम है रामगंगा। कौन सी नदी है? ये है आपकी रामगंगा, जो कुमायूं हिमालय में स्थित गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है। गढ़वाल पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये उत्तराखंड में है। तो कुमायूं हिमालय की गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है रामगंगा, जो बाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है। रामगंगा सबसे पहली सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं एक मैदानी क्षेत्र से नदी निकलती है जिसका नाम है गोमत ताल, जो फुल्लर झील से निकलती है। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत, और इसी पीलीभीत के पास स्थित है गोमत ताल या फुल्लर झील, और इस फुल्लर झील से नदी निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी इस गंगा नदी में आकर मिल जाती है। गाजीपुर एक उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, कैथी नामक स्थान है गाजीपुर में, वहाँ पर गोमती नदी मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे दो प्रमुख शहर देखेंगे यूपी के, एक है यूपी की कैपिटल लखनऊ और दूसरा है जौनपुर। जौनपुर वही है जो आप इतिहास में पढ़ते हैं, सरकी शासक ने जौनपुर को बसाया था, वही ये जौनपुर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में बेसिकली आपको मिलेगा। गोमती नदी हमने देख ली, जो गंगा की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पुल्लर झील या जिसे गोमत ताल कहते हैं, और आगे ये गाजीपुर में मिल जाती है गंगा से। अब इसके बाद हम बिहार में नदियाँ जो मिलती हैं गंगा से, उसमें आप सबसे पहले देखेंगे ये घाघरा, जिसको हम शारदा नदी भी कहते हैं, मिलाम हिमनद से निकलती है। शारदा, काली और घाघरा इन सभी नामों से इसको जानते हैं। काली जो नदी है ये बेसिकली नेपाल में इसका नाम होता है। घाघरा नदी तिब्बत से जब ये निकलती है तब इसका नाम पड़ता है। जब ये नेपाल में प्रवेश करती है तो काली नदी, और जब भारत में प्रवेश करती है घाघरा नदी तो इसका नाम हो जाता है शारदा। ये किस हिमनद से निकलती है? तो नेपाल तिब्बत हिमालय में स्थित मिलाम हिमनद से, और ये जाकर मिल जाती है कहाँ पर? बिहार में छपरा के निकट ये शारदा या घाघरा नदी जिसे कहते हैं वो गंगा में जाकर मिलती है। घाघरा की अन्य दो सहायक नदियां हैं जिसमें आप सरयू नदी को पढ़ेंगे और राप्ती नदी को देखेंगे। इसके बाद गंगा में जो मिलने वाली नदी है, मुख्य नदी, वो है गंडक नदी। गंडक नदी पटना के निकट ये सोनपुर नामक स्थान पर मिलती है। फिर बूढ़ी गंडक है। उसके बाद फिर हम कोसी नदी को देखते हैं। कोसी नदी जो 7 जो नदियां हैं उनके मिलने से कोसी नदी बनती है, जिसमें जो मुख्य धारा है उसका नाम है अरुड़ा। इस अरुड़ा नदी में पूर्वी की तरफ से एक नदी मिलती है, अभी हम आगे उस पर चर्चा करेंगे, और एक मुख्य नदी पश्चिम की तरफ से मिलती है, तुमार कोसी और सुन कोसी जिनके नाम हैं। इन नदियों के मिलने के बाद में कोसी सप्त कोसी कहलाती है, और मुख्य रूप से इसमें 7 नदियाँ देखेंगे जिनके मिलने के बाद ये कोसी नदी बनती है। तो कोसी नदी इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं क्योंकि अपना स्थान बहुत ज़्यादा बदलती है, जिगजैग रूप में चलती है, और इसमें अवसाद काफ़ी होता है जिसके कारण नदियों का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है। जब पानी अधिक हो जाता है तो फिर नदियों का जो जल है वो नदी से उफान मारकर बाढ़ का रूप ले लेता है। तो इसको आगे हम देखेंगे कोसी नदी। और जो सबसे अंतिम नदी है उत्तर की तरफ से गंगा में मिलने वाली, या कह सकते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है, वो है महानंदा, जो दार्जिलिंग पहाड़ी जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ से निकलती है और फिर ये गंगा में आकर मिल जाती है। तो ये गंगा की बाएं तरफ से और दाएं तरफ से मिलने वाली कुछ सहायक नदियाँ हो गई हैं। एक चीज़ यहाँ और याद रखिए कि गंगा नदी की एक वितरिका निकलती है, फरक्का, जो पश्चिम बंगाल में स्थान है फरक्का के पास। ये वितरिका क्या होती है? 2 तरीके की नदियाँ होती है मुख्य नदी से संबंधित। एक तो होती है सहायक नदी, यानी कोई छोटी नदी है और वो जल लाकर इस मुख्य नदी में छोड़ देती है। एक ऐसी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से अलग होकर एक अलग वितरिका के रूप में बहने लगती है, एक अलग नदी का रूप ले लेती है, उसको कहते हैं वितरिका। तो ऐसी ही एक नदी है फरक्का के पास से एक गंगा की वितरिका निकलती है जिसका नाम है हुगली नदी। फरक्का के बाद जो नदी है वो पश्चिम बंगाल, ये फरक्का जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो फरक्का के बाद और बांग्लादेश के बीच का जो स्थान है जो पश्चिम बंगाल में ही है, उस टाइम गंगा नदी का नाम हो जाता है भागीरथी। ये कन्फ्यूज ना होना, भागीरथी नाम गंगा का स्टार्टिंग में भी रहता है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, और इस गंगा का नाम यहाँ पर भी भागीरथी है। ये भागीरथी गंगा का नाम है जो फरक्का बैराज के बाद पड़ता है बांग्लादेश में जाने से पहले। बांग्लादेश में जब गंगा नदी एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी, और ऊपर से एक नदी और आ रही होती है बगल से, ब्रह्मपुत्र नदी, जो बांग्लादेश में एंटर करती है तो जमुना नदी हो जाती है। जमुना नदी ये फिर जब पद्मा नदी, जिसका गंगा का ये नाम है पद्मा, जो पश्चिम बंगाल में, माफ़ कीजिए, बांग्लादेश में जो नाम पड़ता है, इससे जब मिलती है ये जमुना नदी जो ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में नाम है, यहाँ से फिर से ये पद्मा हो जाती है, और पद्मा में एक नदी आगे मेघना आकर मिलती है, तो ये नदी मेघना नदी हो जाती है, और मेघना नदी ही अंतिम रूप में जो है
डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सुंदर वन के वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वृक्ष जो होते हैं, जिसके कारण इसका नाम जो होता है सुंदरवन पड़ जाता है। सुंदरी वृक्ष के नाम पर इनका नाम, जो इस डेल्टा का नाम है वो सुंदरवन पड़ा। सुंदरी वृक्ष एक प्रकार के मैंग्रोव वन है। ये जो वितरिका है ये भी आकर इस बंगाल की खाड़ी में ही एक अलग डेल्टा का रूप लेती है, हुगली नदी के डेल्टा के नाम से जानते हैं। एक्चुअली अगर हम सही मायने में यहाँ देखें तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसी का एक्सटेंशन आपको हुगली नदी डेल्टा तक दिखेगा। हुगली नदी में एक और अन्य सहायक नदी आकर मिलती है छोटा नागपुर पठार से निकलकर, जिसका नाम है दामोदर नदी। अब हम कुछ और नदियाँ यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें एक तो आपको यमुना नदी को पढ़ना होगा। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और यमुना में भी कई अन्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यमुना नदी निकलती कहाँ है? तो ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद ये बंदर पूंछ चोटी पर स्थित है। तो कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री हिमनद न देकर बंदर पूंछ दिया जाता है, तो उस कंडीशन में बंदर पूंछ सही होगा। बंदर पूंछ चोटी पर ही यमुनोत्री हिमनद आपको मिलेगा। यहाँ से नदी निकलती है। दिल्ली जो है इस यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। फिर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है यमुना नदी। उत्तर प्रदेश के कई शहर इस यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, जैसे मथुरा, आगरा और उसके बाद इटावा। इटावा उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर नीचे से आप देख रहे हैं दाईं तरफ से एक नदी आकर मिलती है, चंबल नदी, जो मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से निकलती है और राजस्थान में भी ये चंबल नदी जाती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इटावा में यमुना में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी में एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम है बनास नदी। बनास नदी ये अरावली माउंटेन रेंज से निकलती है, जो चंबल नदी में मिलती है। बनास नदी की एक मुख्य सहायक नदी है जिसका नाम है कोठारी नदी, और ये कोठारी नदी भी अरावली माउंटेन रेंज से निकलती है। अभी हम आगे इसके बारे में जिक्र करेंगे। प्रश्न यहाँ से आता है कि कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है, तो बनास नदी की है। बनास किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है, और चंबल यमुना की। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मिलती है, इटावा से। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मालवा के पठार से। मालवा का पठार आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान तक इसका विस्तार मिलता है। तो बेसिकली मध्य प्रदेश का जो रीजन है मालवा के पठार का, वहाँ से चंबल नदी निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद यूपी में एंटर करती है और फिर इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल के बाद जो यमुना में मिलती है नदी, उसका नाम है सिंध नदी। ये कालपी नामक स्थान पर मिलती है। उत्तर प्रदेश का एक स्थान है कालपी, जहाँ पर सिंध नदी यमुना नदी में मिल जाती है। सिंध नदी के बाद बेतवा नदी मिलती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो विंध्य पर्वत श्रेणियों से। उसके बाद केन नदी, और आगे बढ़ेंगे हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ देख रहे हैं, ये क्रम पूछा जाता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ यमुना नदी में मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं, तो बेतवा के बाद हम पूरब की तरफ आगे बढ़ेंगे तो केन नदी है। केन नदी कहाँ से निकलती है, तो जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं, कैमूर पहाड़ियों से केन नदी निकलती है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। अब ये यमुना नदी आगे बढ़ती है और फिर गंगा से कहाँ पर मिलती है, तो प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया फिर से। तो इसी प्रयागराज, प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का मिलन बिंदु। दो नदियों का मिलन बिंदु, दो बड़ी नदियाँ यहाँ पर आकर मिलती है, गंगा और यमुना, और इसका नाम पड़ जाता है प्रयागराज। राइट। तो इस तरीके से हमने यमुना और यमुना की सहायक नदियों को भी यहाँ से देख लिया। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ नीचे बाएं तरफ की देखेंगे तो सोन नदी, जैसा कि हमने आपको बताया था। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है शहडोल डिस्ट्रिक्ट, और इसी शहडोल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी ये अमरकंटक पर्वत श्रेणी। यहीं से सोन नदी का उद्गम होता है, और सोन नदी जो है बिहार में जो है पटना के पास मिल जाती है गंगा से। उसके बाद इसकी एक और छोटी नदी है गंगा की सहायक नदी, जो नीचे बाईं तरफ से आकर मिलती है, जिसका नाम है पुनपुन नदी। यहाँ एक चीज़ और देख रहे हैं, सोन नदी की सहायक नदी है जिसमें रिहंद नदी और उत्तर कोयल नदी है। अभी हम आगे रिहंद नदी पर जो रिहंद बांध है और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है उसके बारे में देखेंगे। अभी हम लोगों ने एक मोटा मोटा ओवरऑल इस मैप के माध्यम से गंगा नदी तंत्र को देख लिया, इसमें मिलने वाली सहायक नदियों को देख लिया। अब हम कुछ गंगा नदी के संदर्भ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, जैसे गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलन बिंदु देवप्रयाग से होता है। 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है, 25 किलोमीटर। जो जलग्रहण क्षेत्र है, जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए गंगा की सहायक नदी है और गंगा ये मुख्य नदी है और इसकी अन्य सहायक नदी है। तो अन्य सहायक नदियाँ जहाँ से सब जल ला रही हैं, इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो जलग्रहण क्षेत्र है जिसको नदी बेसिन भी कहते हैं, ये गंगा का कितना है, तो 10.631 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। चूँकि गंगा नदी बांग्लादेश में भी इंटर करती है, बांग्लादेश में भी बहती है, तो भारत में गंगा नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर।
पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर हुगली नदी निकलती है जो इसकी वितरिका है। अभी हमने आपको इसके बारे में बताया है। अब हम सहायक नदियों को देखेंगे। दाईं ओर से मिलने वाली जो गंगा की सहायक नदियाँ उसमें यमुना, टोंस, सोन और पुनपुन मुख्य नदियाँ हैं। आप यहाँ फिर से मैप में देख लीजिए, दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं जिसमें यमुना नदी है जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर टोंस नदी मिलती है, टोंस के बाद सोन नदी और फिर पुनपुन नदी। ये 4 मुख्य नदियाँ हैं जो गंगा में दाएं तरफ से मिलती हैं। बाईं ओर से मिलने वाली कई सारी नदियाँ हैं इनकी सहायक नदी, जिसमें सबसे पहले आप रामगंगा को देखते हैं। रामगंगा नदी बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे पहली नदी है। उसके बाद गोमती नदी देखते हैं, उसके बाद घाघरा। बाईं ओर से मिलने वाली मुख्य नदी है गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ये सभी नदियाँ गंगा में बाईं ओर से मिलती हैं, यानी उत्तर की तरफ से आकर मिलती हैं। दक्षिण की तरफ से आकर मिलने वाली नदियाँ सभी दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ होंगी। अब हम एक एक करके इन नदियों के बारे में देख लेते हैं। अभी तक हमने जो आपको बताया बस उसको एक स्ट्रक्चर वे में आपको लिखना है, नोट्स प्रिपेयर करना है। बाकी जो बच्चे संकल्प बैच से जुड़े हुए हैं उनको ये PDF मिल जाती है। हमारी सभी क्लासेस की PDF आपको संकल्प बैच के पेड ग्रुप में मिलती है। संकल्प बैच की फ़ीस केवल 499 है, तो जिसको ज्वाइन करना है हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर क्या है हमारा 6306473800, यहाँ पर आपको दिया गया है। अब हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे एक एक करके, उनके क्या फ़ीचर्स हैं। सारी चीज़ें हम बता ही चुके हैं, बस आपको एक स्ट्रक्चर वे में यहाँ पर देखना है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपोश चोटी यमुनोत्री हिमनद से। यमुना की जो लंबाई है वो 1375 किलोमीटर है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा में जहाँ से मिलती है उसका स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद था, जिसका नाम बदलकर फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। और इसी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी आपस में मिलती हैं। यमुना की सहायक नदियाँ देख लीजिए। यमुना की सहायक नदियों में दाईं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदियाँ हैं? क्रम से आप लोग याद रखना। दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं, सबसे पहले आपको चंबल मिलेगी, फिर आपको सिंध मिलेगी, फिर आपको मिलेगी बेतवा, उसके बाद केन मिलेगी। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ यमुना नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। वहीं बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी आप देख रहे हैं, एक तो आपकी हिंडन नदी है। हिंडन नदी वही है जब आप हड़प्पा पीरियड पढ़ते हैं और आलमगीर देखते हैं ना, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ये वही हिंडन नदी है। तो हिंडन नदी ये यमुना नदी की सहायक नदी है जो बाईं ओर से आकर मिलती है। और एक और मुख्य नदी है बाईं ओर से मिलने वाली यमुना में, जिसका नाम है सिंगर नदी। तो यमुना की सहायक नदियाँ हो गई बाईं ओर से हिंडन और सिंगर, दाईं ओर से यानी दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियाँ हो गई चंबल, सिंध, बेतवा, केन। दिल्ली, आगरा, मथुरा शहर इसके किनारे स्थित है। यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित है, जिसके कारण यमुना नदी जैविक दृष्टि से मृतप्राय है, यानी यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की जो है एक्टिविटीज़ नहीं देखेंगे। किनकी नहीं देखेंगे? यहाँ की नदियों में आपको मछलियाँ वगैरह या जो अन्य जैविक प्राणी होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं यमुना नदी। कारण क्या है कि ये अत्यधिक प्रदूषित है। यमुना नदी को देख लिया है, अब हम सोन नदी के बारे में देखेंगे। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक पर्वत श्रेणी से होता है। पटना के पास सोनपुर नामक स्थान पर गंगा से ये मिल जाती है। हम यहाँ पर साइड में एक चित्र बना के यहाँ पर आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से ये पता हो जाए। ये गंगा है, ये यमुना नदी है। यमुना नदी के बारे में हमने देख ही लिया है। यमुना नदी में जो मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं उनको देख लिया है। अब हम सोन नदी देख रहे हैं। तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और ये सोन नदी कहाँ पर जाकर मिलती है गंगा से? तो पटना में सोनपुर नामक स्थान है, वहाँ पर। सोन नदी का नाम क्यों इसका पड़ा? क्योंकि इसमें सोने के जो है निक्षेप पाए जाते हैं, प्लेचर निक्षेप पाए जाते हैं। जो सोन नदी की जो रेतिका है उसमें आपको छोटे छोटे सोने के कण मिलेंगे, जिसके कारण इसका नाम सोन नदी पड़ा। इस चीज़ को याद रखना, सोने के प्लेचर निक्षेप इसमें पाए जाते हैं। सोन की सहायक नदियां हैं कनहर, रिहंद और उत्तरी कोयल। ये आप देख रहे हैं सोन नदी अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। और इसमें अन्य सहायक नदी जो मिलती है उसमें रिहंद नदी है और उत्तरी कोयल नदी है, और एक नदी और है कनहर नदी। रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध स्थित है और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर और रिहंद बांध ये उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इनका जो एक्सटेंशन है यानी इनकी जो सीमा है थोड़ी सी मध्य प्रदेश से भी लगती है, तो इस चीज़ को याद रखना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर झील मिलेगी, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो अगर इंडिविजुअल आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ है, तो आप उत्तर प्रदेश में लगाएंगे। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, और वहीं पर पीपरी नामक स्थान पर आपको ये झील मिलेगी। और इस झील के बारे में कहा जाता है कि ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, यानी कृत्रिम झील है। इस चीज़ को याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो रिहंद नदी पर आप देखेंगे। यानी झील कैसे बनेगी? एक नदी है और इस नदी के जल से ही झील का यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखना, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है, पीपरी नामक स्थान पर। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की ये सहायक नदी है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपसे पूछे जाते हैं।
अभी हमने आपको यमुना नदी में मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में देखा था, जिसमें एक मुख्य नदी थी चंबल नदी, जो मालवा के पठार से निकल रही थी। अब चंबल में जो एक अन्य नदी आकर मिलती है राजस्थान से, वो है बनास नदी, जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में आपसे पूछा जाता है, माफ़ कीजिए, चंबल की सहायक नदियों के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो चंबल की सहायक नदी हैं बनास और मेज, पार्वती, काली सिंध। एक सिंध नदी है जो यमुना की सहायक नदी है, एक काली सिंध नदी है जो चंबल की सहायक नदी है, और एक है छिप्रा। छिप्रा नदी वही है जिसके किनारे उज्जैनी स्थित है, महाकालेश्वर की नगरी स्थित है। तो छिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती, मेज, बनास नदियाँ, ये सभी चंबल नदियों की सहायक नदी हैं। चंबल नदी मालवा पठार से निकलती है। मालवा पठार ये जो है एमपी में माहू के निकट, माहू एक एमपी का डिस्ट्रिक्ट है, और उसी के निकट से चंबल नदी निकलती है। तो जिस तरीके से 69th बीपीएससी में क्वेश्चन जो है स्थान से पूछा जाता है कि किस स्थान से ये निकलती है, तो अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस तरीके के स्थानों का जिक्र करें जो एनसीईआरटी में जिनका उल्लेख किया गया है। तो चंबल नदी मालवा का पठार, मालवा का पठार जानते हैं जिसका एक्सटेंशन आपको एमपी राजस्थान में मिलता है। तो इसी मालवा के पठार के पास से ये चंबल नदी निकलती है, और जो स्थान है वो एमपी का माहू है, ये चीज़ आप याद रखना। यह अपनी उत्खात भूमि यानी बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ बेसिकली अवनालिका अपर्दन के कारण बनता है। अपर्दन के 4 मुख्य रूप से हम प्रकार देखते हैं, जिसमें सबसे पहले बूंदाघात अपर्दन यानी पानी जो गिरता है उसके कारण जो मिट्टी का इरोजन होता है। बूंदाघात के बाद परतदार अपर्दन होता है, परतदार के बाद होता है रिले अपर्दन, और उसके बाद होता है अवनालिका अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन एक व्यापक स्तर पर मिट्टी का इरोजन होता है, इसमें बड़े बड़े बीहड़ खड्ड बन जाते हैं, इतना ज़्यादा मिट्टी का अपर्दन हो जाता है। तो अवनालिका अपर्दन के कारण यहाँ पर बहुत बीहड़ भूमि हो जाती है इस चंबल नदी की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसके लिए फेमस भी है। चंबल नदी किसके लिए फेमस है? बीहड़ भूमि के लिए फेमस है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चंबल की सहायक नदी हमने बनास नदी देखी। बनास की भी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जो अरावली माउंटेन रेंज से ही निकलती है, जिसका नाम है कुठारी नदी। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने इसका जिक्र यहाँ पर कर दिया है। अब हम देखेंगे गंगा नदी की वे सहायक नदियाँ जो ऊपर से आकर मिलती है, यानी दाएं तरफ से आकर गंगा में मिलती हैं। तो सबसे पहली जो नदी है जो गंगा में आकर ऊपर की तरफ से मिलती है, उसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी ये गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है, कन्नौज के पास गंगा में आकर मिल जाती है, जैसा कि हमने ऊपर भी इसका जिक्र किया था। यह है रामगंगा नदी। गढ़वाल पहाड़ियाँ जो उत्तराखंड में है, यहाँ से निकलती है और ये आकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जिसको 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये उत्तराखंड में है। किस नदी के किनारे? तो इसी रामगंगा नदी के किनारे। इस चीज़ को याद रखना, आपसे प्रश्न यहाँ से आता है। तो पहली चीज़ तो याद रखना है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। कब स्थापित हुआ? 1936 में। किस नदी किनारे स्थित है? तो रामगंगा नदी किनारे। और अगर राज्य पूछा जाएगा तो उत्तराखंड। रामगंगा में आपको बस इतना ही पढ़ना था। अब हम देखते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम मिलाम हिमनद से होता है। इसका संगम आपको गंगा में छपरा के निकट मिलेगा। तो छपरा आप जानते हैं बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसी छपरा के निकट आपको घाघरा नदी गंगा नदी में मिलती हुई दिखेगी। उद्गम घाघरा नदी का कहाँ से होता है? तो मिलाम हिमनद, तिब्बत, नेपाल, हिमालय से। नेपाल में इस घाघरा नदी को हम काली नदी कहते हैं, यानी तिब्बत से ये निकलती है। तिब्बत में जो मिलाम हिमनद है वहाँ से निकलती है और फिर ये नेपाल में एंटर करती है। नेपाल में इस घाघरा नदी का नाम काली नदी हो जाता है और फिर जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसी घाघरा का नाम हम शारदा नदी देखते हैं। अब अन्य इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो घाघरा नदी या शारदा नदी में मिलती हैं, जिनमें पहला नाम है आपको नेपाल में दिखेगा करनाली नदी। अब नेपाल में जो घाघरा नदी का नाम है वो काली नदी है। तो काली नदी की सहायक नदी नेपाल में करनाली नदी है। भारत में राप्ती और सरयू नदी है जो घाघरा नदी में मिलती है और घाघरा नदी का नाम भारत में क्या होता है? शारदा। तो शारदा की सहायक नदी है राप्ती और सरयू। सरयू के किनारे ही अयोध्या शहर स्थित है। ये वही अयोध्या शहर है जहाँ पर राम जन्मभूमि है, जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। दूसरी है शारदा की सहायक नदी राप्ती नदी, जिसके किनारे आपको उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर मिलता है। तो ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं। राप्ती नदी जो निकलती है, जिस हिमनद से निकलती है, उसका नाम है रुमटोग ग्लेशियर। तो इस चीज़ को भी चाहे तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। जो बच्चे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम गंडक नदी के बारे में देख लेते हैं। गंडक नदी बेसिकली 2 नदियों की धाराओं से मिलकर बनती है। एक तो है आपकी काली गंडक, दूसरी है त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर ये गंडक नदी बनी होती है। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो धौलागिरी पर्वत और माउंटेन एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल, तिब्बत, हिमालय से ये नदी निकलती है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में ये मैदानी भाग में एंटर करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। तो पटना के निकट सोनपुर में 2 महत्वपूर्ण नदियाँ मिल रही हैं। एक नदी हमने देखा, कौन सी नदी सोनपुर में मिलती है? सोन नदी, जो नीचे से आकर मिलती है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट नदी है जो पटना का एक शहर है सोन,
नागपुर वहाँ पर आकर मिलती है, उस नदी का नाम क्या है? गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? धौलागिरी माउंटेन और एवरेस्ट माउंटेन के बीच स्थित नेपाल तिब्बत हिमालय से बिहार के पश्चिमी चंपारण में एंटर करती है और पश्चिमी चंपारण में एंटर करते हुए ही गंडक नदी जो है ये मैदानी भाग में आ जाती है। पटना के निकट सोनपुर में गंगा से आकर ये मिल जाती है। तो ये गंडक नदी हो गया। गंडक नदी में आपको इतना ही पढ़ना है। अब हम देखते हैं कोसी नदी। तिब्बत नेपाल हिमालय। तिब्बत नेपाल हिमालय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो चीन ऑक्युपाइड तिब्बत तक है और इन्हीं हिमालयों से ये सभी प्रमुख नदियाँ निकल रही हैं। तो तिब्बत नेपाल हिमालय से कोसी नदी की एक जो मुख्य धारा है अरुणा, जिसका नाम है, ये अरुणा निकलती है और अरुणा में ही पश्चिम से एक सुनकोसी नदी और पूर्व से तमूर कोसी नदी के मिलने के बाद यह सप्तकोसी बन जाती है। तो ये आपको 3 नदियाँ तो बेसिकली कोसी नदी में याद ही रखनी है। 7 नदियों से मिलकर ये कोसी नदी बनती है। 7 में से 3 मुख्य नदियाँ हैं। एक तो मुख्य धारा है जिसका नाम है अरुणा, और इस अरुणा में इन 7 नदियों में से जो अन्य 6 नदियाँ हैं उन 6 नदियों में एक मुख्य नदी है जो पश्चिम से आकर मिलती है इस अरुणा मुख्य धारा में, जिसका नाम है सुनकोसी, और पूर्व से जो आकर मिलती है उसका नाम है तमूर कोसी। और इन नदियों के मिलने से ये सप्तकोसी बन जाती है और यही सप्तकोसी कोसी नदी कहलाती है। तो कोसी नदी 7 नदियों से मिलकर बनती है। इसकी मुख्य धारा है अरुणा, जो तिब्बत में एक फांगचू नामक स्थान है वहाँ से ये निकलती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण ही इसे बिहार का शोक कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। कोसी नदी जो है ये मार्ग बदलती है, जिसके कारण बिहार में अक्सर इस नदी के कारण बाढ़ आता है, जिसी के कारण इसको हम बिहार का शोक कहते हैं। किसको? कोसी नदी को। अब हम देख लेते हैं महानंदा नदी। महानंदा नदी गंगा के बाएं और उत्तरी तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है, जैसा कि हमने आपको मैप में दिखाया भी था बना के। तो ये गंगा की बाएं तरफ से और उत्तरी तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में है। इन्हीं दार्जिलिंग की पहाड़ियों से ये महानंदा निकलती है और आगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर ये आकर मिल जाती है। बेसिकली जो बताया जाता है कि महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ ऊपर से निकलती हैं और सिलीगुड़ी के पास, सिलीगुड़ी जो है वो बांग्लादेश से सटा हुआ पश्चिम बंगाल का शहर है, इस सिलीगुड़ी के पास जो है ये महानंदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से और महानंदा नदी गंगा के बाएं और उत्तरी तट की सबसे अंतिम सहायक नदी है। अब हम लोग गंगा की जो वितरिका है उसके बारे में देख लेते हैं। हुगली नदी। हुगली नदी गंगा की वितरिका है, क्योंकि ये जो गंगा नदी है इसी नदी से ये नदी जो है ये फरक्का बैराज के पास से हम देख रहे हैं अलग हो रही है। ये है हुगली नदी जो गंगा की वितरिका है। फरक्का जो पश्चिम बंगाल में स्थित है यहाँ से ये निकलती है। गंगा नदी के तट पर माफ़ कीजिए, हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर स्थित है और कोलकाता बंदरगाह भी देखेंगे। कोलकाता बंदरगाह जिसे हम पूर्व का लंदन कहते हैं, और एक अन्य बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह जो हुगली नदी पर ही स्थित है। तो इस नदी के तट पर एक तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल वो स्थित है, कोलकाता बंदरगाह जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं, और हल्दिया बंदरगाह भी यहाँ पर स्थित है। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर और मयूराक्षी नदी। आप यहाँ देख रहे हैं हुगली नदी में ही पश्चिम की तरफ से छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी जो एक भ्रंश घाटी में बहती हुई आती है और हुगली नदी में आकर मिल जाती है। हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। विश्वासघाती नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं गंगा नदी जो है एक लंबे क्षेत्र से आकर बहती हुई ये यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर आते आते गंगा की एक तो जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और आप देख रहे हैं कई नदियां हैं जो गंगा में आकर यहाँ पर मिल रही हैं, तो जिसके कारण क्या होता है बहुत सारा सेडिमेंट धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। सेडिमेंट इकट्ठा होने के कारण क्या होता है, ये फरक्का बैराज है, और बैराज आप जानते हैं बैराज क्या होता है, एक तरीके से गेट होता है एक तरीके से, और यहाँ पर पानी को रोका जाता है। पानी को रोका इसलिए जाता है ताकि एकदम से पानी को छोड़कर यहाँ का जो सेडिमेंट है इसको हटाया जा सके, क्योंकि हुगली नदी में बहुत सारा सेडिमेंट, बहुत सारा अवसाद हो जाता है। अवसाद होने के कारण जो नदियों का जो जल स्तर है वो ऊपर आ जाता है। भाई कोई नदी है उसके नीचे अगर आप मिट्टी और गाद और बालू जमा कर देंगे तो जो नदी का पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि अचानक से इस पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के कारण जो है क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और यही कारण है कि हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अचानक आपको बाढ़ देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, गंगा की वितरिका है और इसी नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह आपको मिलेगा। कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन भी कहते हैं। दामोदर मयूराक्षी नदी हुगली की सहायक नदियाँ हैं। हुगली नदी को विश्व की सबसे आत्मघाती विश्वासघाती नदी कहते हैं, इस चीज़ को आप याद रखना।
अब हम दामोदर नदी देखते हैं, जो कि हुगली की सहायक नदी है। छोटा नागपुर पठार से निकलकर बंगाल में हुगली से मिल जाती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ये चीज़ याद रखना। भारत की मुख्य 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। एक तो ये हो गई आपकी दामोदर नदी, जो हुगली नदी में मिलती है। 2 अन्य नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर मिलती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियाँ भी भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो इस तरीके से 3 मुख्य नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी में भारत में बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में मिल जाती हैं, दामोदर नदी हुगली में जाकर मिलती है और हुगली फिर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। पूर्व में इस नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे हम लोग कोसी नदी के बारे में देखा था, उसे बिहार का शोक कहते हैं, वैसे ही दामोदर नदी भी थी, यहाँ भी अचानक बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण बंगाल का शोक इसे कहा जाता था। हालांकि अब दामोदर नदी के कारण जो है बंगाल में बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएँ और कई चीज़ों को डेवलप कर लिया गया है ताकि बाढ़ ना आए। तो दामोदर नदी में पहले अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता था, तो आप क्या बताएंगे? दामोदर नदी। दामोदर नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है बराकर, कोनार, जमुनिया, रूप नारायणी और साली नदी। ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, आपसे पूछी जाती हैं। दामोदर की सहायक नदियाँ हैं बराकर, कोनार, जमुनिया, रूप नारायणी और साली नदी। इस नदी पर स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में बनाई गई थी, अमेरिका की टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर। इंपॉर्टेंट ये डाटा है कि दामोदर नदी पर ही स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। कब? 1948 में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के 1 साल बाद ही स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय का क्या मतलब है? ऐसी नदी घाटी परियोजना जिसके मल्टीपल पर्पज़ होते हैं, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, बाढ़ को मैनेज करने के लिए। जब मल्टीपल पर्पज़ के साथ कोई योजना बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उसको हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और स्वतंत्र भारत की ये पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी दामोदर नदी पर, जो अमेरिका की टेंसी नदी अमेरिका की एक इम्पॉर्टेंट नदी है, मिसिसिपी नदी, और उसी की सहायक नदी है टेंसी नदी। और इसी टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर इस नदी घाटी परियोजना को भारत में डेवलप किया गया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना को। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम नीचे दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर स्थित प्रमुख बांध देख लेते हैं। दामोदर नदी पर जो प्रमुख बांध है उसका नाम है पंचेत हिल बांध। दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर जो बांध है उसका नाम है बालू पहाड़ी और तलैया बांध स्थित है। बराकर और दामोदर नदी, यानी दामोदर नदी हो गई और दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी हो गई, इन दोनों नदियों के संगम पर जो बांध स्थित है उसका नाम है मैथान बांध। कई बार पूछा जाता है ये आपसे। कोनार नदी, जो कि दामोदर की सहायक नदी है, इस पर स्थित है कोनार बांध। तो कोनार नदी पर कोनार बांध। मैथान बांध किन नदियों की संगम पर स्थित है? तो बराकर, जो कि दामोदर की सहायक नदी है, और दामोदर नदी स्वयं। तो दामोदर नदी और बराकर नदी के संगम पर स्थित है मैथान बांध। तिलैया और बालू पहाड़ी बांध स्थित है बराकर नदी पर, और दामोदर नदी पर स्थित है पंचेत हिल बांध। तो ये हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को देख लिया है, बहुत डिटेल में देखा है, सभी फैक्चुअल और कंसेप्चुअल चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा को देख लीजिए। यहाँ ये गंगा नदी है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और उधर ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना हो जाती है। जब ये जमुना नदी, यानी जो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आकर जिसका नाम पड़ता है, ये पद्मा नदी जो गंगा नदी है जिसका बांग्लादेश में नाम पड़ता है, दोनों नदियाँ मिलती हैं। तो फिर ये नदी जो है पद्मा नदी से ही बहती है। आगे एक मेघना नदी इसमें मिलती है, तो इस पद्मा नदी का नाम जो है मेघना पड़ जाता है। मेघना नदी ही अंतिम रूप से डेल्टा का निर्माण करती है, मेघना नदी के नाम से, जिसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन क्यों पड़ा इसका? क्योंकि इस डेल्टा में आप देखेंगे सुंदरी नाम के जो वृक्ष हैं, मैंग्रोव वृक्ष हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसके कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ एक चीज़ हमने और बताई थी कि फरक्का बैराज के पास से एक वितरका निकलती है हुगली, और फरक्का बैराज पड़ता है पश्चिम बंगाल में। इस पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के मध्य जो गंगा नदी का नाम होता है वो रहता है नाम भागीरथी, और जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है गंगा नदी, उसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। कई बार ये प्रश्न आपसे आता है। जमुना कौन सी नदी है बांग्लादेश में? तो ब्रह्मपुत्र नाम का जमुना पड़ता है बांग्लादेश में नाम। अब हम आगे इसके ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को ही पढ़ेंगे। आई होप आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहीं से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिए, बस अच्छे से क्लास को अटेंड कर लीजिए और उसके बाद 1-2 बार जो है रिवीजन कर लीजिए, अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। बाकी जो बच्चे संकल्प बैच से जुड़े हैं उनको प्रॉपर इन सभी क्लासेस के नोट्स मिलते रहते हैं। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके जुड़ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। 70 जो BPSC का एग्ज़ाम होगा वो उसकी डेट अनाउंस हो गई है 17 नवंबर की। तो आप लोग मेहनत से पढ़ें, प्रैक्टिस करें। बाकी क्लासेस जो आपको प्रोवाइड की जा रही है इनको देखें,
ज्योग्राफी जितना आपको बताया जा रहा है उतना कर लेंगे तो फिर प्रश्न आपको मैक्सिमम यहीं से मिल जाएंगे, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।